हेलो एवरीवन। मुझे मेरे वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए मैं लेकर के आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं बायोलॉजी के। और बायोलॉजी में जैसा हम लोग जानते हैं कि 9वीं कक्षा में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल है। दूसरा टिश्यू। और तीसरा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और ये तीनों ही चैप्टर में खास करके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं क्या कि बच्चे जो है ना, दिमाग में एक रखते हैं कि अभी तो बोर्ड्स नहीं है और इसलिए क्लास 9th के चैप्टर्स को हल्के में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। और इसका अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप पहले एक स्टेप चढ़ते हो, फिर सेकेंड स्टेप पे जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, ठीक है ना। तो किसी कारण से आपको स्टार्ट में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, तो उसी मतलब क्लास 9th के टॉपिक्स को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं रहेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मिनिमम क्वेश्चंस रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इन पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, के फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 मार्क्स का। Why is cell called the basic structural and functional unit of life? अब आप लोग जानते हैं कि जब भी इस चैप्टर की बात होती है तो फर्स्टली हम लोग इस सेंटेंस को दिमाग में रखते हैं कि सेल जो होता है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। यानी कि क्या है कि बेसिक मतलब बिना सेल के कभी भी लाइफ शुरू ही नहीं हो सकता है। जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट 1 सेल तो वहाँ जरूर इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। अब इसका आंसर सिस्टमेटिक क्या होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल परफॉर्म all the vital functions like respiration, nutrition, growth, and excretion. Since all the life process occur inside the cell, they are called the basic structural and functional unit. ठीक है। तो बेसिक सारा काम जो होता है सेल का, एक लिविंग सेल का जिंदा रहने के लिए जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है एक सेल के अंदर होता है और सेल के द्वारा होता है, इसलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होता है। और जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम लोग बात करते हैं तो ये टर्म हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। अब सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है कि मतलब कि ये अपने अंदर और बाहर ज्यादा चीजों को, हर चीज को मतलब आने जाने की परमिशन नहीं देता है, बल्कि कुछ सेलेक्टिव चीजों को अपने अंदर और बाहर आने जाने की परमिशन देता है। और आंसर्स में तो क्या जाएगा? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर टू पास थ्रू व्हाइल रेस्ट्रिक्टिंग अदर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट मेंटेन्स द इंटरनल बैलेंस ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे उनका बाहर जाना जरूरी है लिविंग चीज के सही रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और जिन चीजों की जरूरत उसको बाहर से है उसका अंदर आना जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजों को ना तो वो अंदर आने देता है ना बाहर जाने देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये जो 2 टर्म है इस चैप्टर में, these are also very important terms, ठीक है ना। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो अब इसके आंसर में हमारा क्या जाएगा? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये हमेशा मतलब लिक्विड में होता है, इसीलिए वाटर यहाँ लिखते हैं। और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो स्वाभाविक है कोई चीज अगर जहां पे ज्यादा होगी वहीं से वो कम के तरफ जाएगी, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल
फिनोमिनन है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देंगे कि रेजिन स्वेल व्हेन कैप्ड इन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। रेजिन यानी कि किशमिश, और किशमिश की तो बात छोड़िए, इन जनरल आप लोगों में से बहुतों को छोले भटूरे खाना पसंद होगा, राजमा चावल खाना पसंद होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि कौन क्या लाइक करते हैं खाने में। तो बहुतों का फेवरेट डिश होगा ये। तो आपने सुना होगा कि जब घर में ये बनाना होता है तो मम्मी लोग जो है ना, उनको मतलब एक रात पहले उसको भिगो करके रखती हैं, और तब वो फूल जाते हैं, सूखे रहते हैं वो फूल जाते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है यही ऑस्मोसिस कहलाता है। बायो में आपको नॉर्मली, बायो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट इसीलिए करता है, और स्टूडेंट्स को भी मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप बायो, बायो यानी कि लाइफ साइंस, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है ना। तो अगर आप अपने नॉर्मल जीवन में बहुत सारी चीजों को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके कारण को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको को रिलेट कर सकते हैं अपने इस सब्जेक्ट से। तो इसीलिए ये सब सिंपल है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ रहा है, भले ही वो टर्म न जानता हो लेकिन वो इसको यूज कर रहा है। तो ऑस्मोसिस में आप इस तरह के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जितने भी एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली हैं, बार बार मैं बताऊंगी कि वो सारे ऑर्गेनेली का नाम और एटलीस्ट उनके स्ट्रक्चर के बारे में एक लाइन और उनके फंक्शन के बारे में 2 बातें। इतनी बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको 2 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखने होंगे, पॉइंट वाइज लिखिए, और 3 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, और पॉइंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए। ये नहीं कि सेम चीज को आप 2 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको आसानी से, साइंस में ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है एक सेल का, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारे, आपको याद भी आ रहा होगा कि जैसे ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो एक टर्म आता है हमारे दिमाग में, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस इन जनरल लाइफ में भी आपने ये टर्म, ये वर्ड यूज किया होगा। पावर हाउस कहाँ कहते हैं कि बिजली सप्लाई जहाँ से होती है, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी का सप्लाई होता है। तो उसी तरह से हमारे सेल में एनर्जी का सप्लाई, यहीं पे एनर्जी फॉर्म होता है, और सेल की एनर्जी फॉर्म होती है तो उसकी करेंसी होती है एटीपी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स which are used by the cell for various metabolic activities, ठीक है ना। तो जो 2-3 बातें हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेज। मतलब सेल के अंदर जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेज हो रहे हैं उन सारे को करने में ये करेंसी यूज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अगले पड़ाव पर। स्टेट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन बताना। अभी मैंने बताया कि जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, यानी कि सेल के अंदर में जो डिफरेंट उसके पार्ट्स पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में 2 फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में 1 पॉइंट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। और इन टर्म्स के स्पेलिंग्स को आप याद कर लेंगे। तो राइबोसोम का हमारा फंक्शन क्या है। राइबोसोम, कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि कुछ जो होते हैं वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। और इसी के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चूंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। मतलब कि राइबोसोम जहां भी है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन जो है सेल के ग्रोथ के लिए, प्रोटीन का काम क्या है, बचपन से आप जब भी साइंस पढ़ रहे हैं आपने पढ़ा है कि प्रोटीन का काम हमारे बॉडी में क्या होता है कि सेल के रिपेयर में और उसके ग्रोथ में वो हेल्पफुल होता है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है और ये राइबोसोम में आपको बनता है, ठीक है।
ना। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, जो कि आपको 5 मार्क्स तक के हो सकते हैं। लेकिन जैसे बाकी ऑर्गेनेली के भी आप फंक्शंस को इस तरह से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में आ रहा है या 3 मार्क्स में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है तो 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क्स के में आ रहा है तो 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे, 5 मार्क्स में आए वही तो आपको 5 मार्क्स लिखने होंगे। तो अगर हर ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड 5 डिफरेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में वैरी करता है और आता है तो फिर आप दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो पहला इसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। डबल लेयर होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट हुआ। और अब हम लोग आते हैं इसके फंक्शन पे। इट कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज, स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, रेगुलेट ग्रोथ, हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड ट्रांसफर हेरिडिटी ट्रेट। तो इस तरह से ये आपको 5 पॉइंट्स हुए डिफरेंट, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात भी हुई। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लेंदी जाना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब अलग अलग है, कम मार्क्स में जब ये रहेगा तो आपको अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन जब 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको ये इकट्ठा पूछा गया, ताकि आपके 5 पॉइंट इसमें से निकल सके, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट जो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा, ठीक है, ज्यादा से कम की ओर होगा, चाहे वो डिफ्यूजन है चाहे ऑस्मोसिस है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और दूसरी बात है कि डिफ्यूजन जनरली गैसेज में पाए जाते हैं, और ऑस्मोसिस लिक्विड यानी कि वाटर में होता है। और इसके ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। बोथ प्रोसेसेस हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सेल्स। और चूंकि हायर से लोअर में इसका ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो एक तरह का बैलेंस बनाने का काम ये करते हैं सेल के अंदर। मतलब एक सेल में ज्यादा कुछ ना रहे, दूसरे सेल में मतलब कहीं पे ज्यादा ना रहे, कोई भी मॉलिक्यूल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, इसके लिए ये प्रोसेस काफी जरूरी होते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेबल 5 पार्ट्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो इस तरह से मिला करके अभी आपको ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में अब ड्राइंग करने जनरली आता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको लेवलिंग पता होनी चाहिए। तो लेवल इसलिए ड्राइंग का प्रैक्टिस करना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ड्राइंग पे आपके कमांड है तो एक तो आप उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इजीली जान सकते हैं, कहाँ कौन सा पार्ट्स है। और दूसरा, बाय चांस अगर कुछ इस तरह का पूछा जाए तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में टर्म्स का और आपको डायग्राम का अपना विशेष महत्व होता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्लांट सेल और उसके 5 पार्ट को आपको लेबल करना है, साथ ही वैक्यूल का फंक्शन बताना है। Vacuoles in plant are large and permanent. They provide turgidity and rigidity to the cell. A plant cell और animal cell जब भी बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है सेंट्रल पोजीशन में होता है, काफी लार्ज होता है, और जबकि एनिमल सेल में जो है वो छोटा छोटा और स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। सेंटर में पाया जाता है प्लांट सेल में, ताकि ये एक तरह के प्रेशर को कमांड कर सके, प्रेशर, और इसीलिए ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल को देता है, मतलब सेल को फटने नहीं देता है और एक प्रेशर को मेंटेन करता है अंदर के साइड से भी। दे स्टोर अमाइनो एसिड, सुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आल्सो प्ले अ रोल इन
एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर को भी निकालने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ आप गौर करेंगे कि ये डायग्राम आप जो है उसको आप ध्यान देंगे और इसके सारे पार्ट्स को अपने दिमाग में स्थिर करेंगे, फिक्स करेंगे। ये नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। पिछले चैप्टर में जहां तक बात हुई तो बाकी सेल ऑर्गेनेली जो बच रहे हैं उनके बारे में भी आप लोग दो फंक्शन जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले चैप्टर टिश्यू पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी है और क्लास 10 में इसके कुछ पोर्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी और क्लास 9 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इसलिए अभी 9th की ही हम लोग बात पहले करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 3 मार्क्स के पहले क्वेश्चन से। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों जो है वो प्लांट टिश्यू हैं, आपको ध्यान में होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार वीडियो जरूर देखेंगे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो पैरेन्काइमा लाइव सेल है, थीन वाल्ड होता है, यूज फॉर स्टोरेज। इस सेंटेंस को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये लिविंग सेल है और इसका वाल जो है काफी थीन होता है और ये स्टोरेज का काम करता है, अलग अलग चीजों को स्टोर करता है। स्टोरेज के हिसाब से इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि वाटर वाले प्लांट में एरेनकाइमा, क्योंकि एयर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता है तो उसको फ्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो अलग अलग चीजों को ये स्टोर करने का काम करता है। और चूंकि लिविंग सेल है इसलिए इसमें अभी ऐसे तो ये तीनों जो है आपको परमानेंट सेल के टाइप होते हैं, लेकिन ये एक ही बार तो परमानेंट नहीं हो जाते ना, तो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट की ओर जाने के क्रम में ये पहला स्टेप होता है। दूसरा आता है आपको कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी पूरी तरह से डेड नहीं होते हैं, ये भी लिविंग ही सेल होते हैं और इनके लेकिन कॉर्नर्स पे जो है वो लिग्निंग का थिकनिंग शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है ये मतलब थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। आप जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम जो है वो तेज हवा में बेंड कर जाते हैं, झुकते हैं नीचे की ओर, या किसी कारण बस पत्ती या डंडल को आप मोड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ देने पे वो फिर से सीधे हो जाते हैं, टूटते नहीं है। तो इस तरह की जो क्वालिटी प्लांट्स के पार्ट्स में पाई जाती है, इसको फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं, है ना। और ये कोलेनकाइमा के प्रेजेंस की वजह से होता है। कभी कभी ये मतलब कारण बताओ वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा टाइप होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये कंप्लीटली डेड सेल होता है। इसका पूरा वाल जो है, सेल वाल जो है वो काफी थिक होता है और लिग्निफाइड होता है, और ये चूंकि डेड सेल होता है इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है, आपको पता होगा। पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टोमाटा also allow transpiration which is loss of water vapor from leaves। ट्रांसपीरेशन दिमाग में रखेंगे तो ये टर्म्स आप एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन। तीसरा, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो रूट आपको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम रूट करते हैं प्लांट में। अब रूट तो नीचे की ओर होते हैं और वाटर को जाना है ऊपर। यहाँ पे कोई पंप तो लगा हुआ नहीं रहता है। इन जनरल घरों में क्या है कि पानी भले ही नीचे से ऊपर की ओर घरों में भी टंकी तक जाता है, लेकिन वहां पे हाई पावर के पंप लगे होते हैं जो उल्टे डायरेक्शन में पानी को खींचने का काम करते हैं। अब ये प्लांट में ऑटोमेटिक कैसे होता है कि जमीन में हम लोग पानी देते हैं, प्लांट के जड़ में हम लोग पानी देते हैं और खाना तो पत्तियों में बनता है, तो वहां तक पानी कैसे जाता है? तो जाइलम की मदद से जाता है। और जाइलम में ये पावर कैसे डेवलप करता है? तो लीव्स के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है और एक
पुलिंग पावर डेवलप होता है, जिसको एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे टर्म यूज करते हैं। और इसके कारण जो है वो ऊपर की ओर खींचता है। तो सोचिए नेचर कितना बलवान है, ठीक है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बुद्धिमान है, हर बात में हम लोग सोचते हैं, खुद को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं। नेचर हम लोगों से बहुत पहले और बहुत ही आगे है, उससे कोई कंपेरिजन हम लोग कर ही नहीं सकते। हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं, जितनी भी चीजों का इन्वेंशन किया है, कहीं ना कहीं नेचर की मदद से ही किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है और क्वेश्चन है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। 3 मार्क्स का है, तो इसलिए इसमें कम से कम 3 आपके पॉइंट्स जाने चाहिए। पहला है डायरेक्शन, जाइलम ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इन बोथ डायरेक्शन। दिमाग में रखिएगा कि जाइलम जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चीजों को, वाटर और मिनरल को, क्योंकि रूट से वाटर और मिनरल रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से और ऊपर लीव्स तक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा काम करता है, जबकि फ्लोएम चारों ओर बोथ डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये जो है दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है। अब मटेरियल क्या है, जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल while phloem carries food, ठीक है। और component, जाइलम इज मोस्टली डेड सेल, इट इज फ्लोएम इज मोस्टली लिविंग सेल। मतलब क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम टाइप में क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप होता है। आपको चैप्टर थोड़ा सा दिमाग में होगा, नहीं है तो उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में कीजिए, वीडियो के का हेल्प लीजिए, चैप्टर्स का हेल्प लीजिए, ठीक है ना। कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप में रखते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम भी 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का बना होता है, बस परंतु इसमें मतलब 3 जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, और जबकि फ्लोएम में भी 4 तरह के सेल्स का बना हुआ होता है, जिसमें कि 3 लिविंग होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो जिनमें की डिवीजन की क्षमता, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो और उनका लोकेशन अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आपको उनको एक्सप्लेन करना है। एपिकल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट व्हाइल इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट एंड हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये 3 बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। एपिकल, ठीक है, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, और ये एपेक्स रूट का भी होता है और शूट का भी होता है, मतलब कि जड़ की लंबाई बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल होता है और ऊपर तने की लंबाई बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल होता है। और उसी तरह से ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टर्म भी आपको याद रहनी चाहिए। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। जहाँ पे ब्रांचेज में लीव्स ज्वाइंट होते हैं, वहां पे एक गांठ जैसा हो जाता है, ठीक है ना। प्लांट्स की स्ट्रक्चर को याद कीजिए। तो इंटरनोड, 2 नोड के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड लीव्स, स्पेशली इन ग्रासेज, ठीक है। और वहीं पे लेटरल मेरिस्टेम होता है, इट इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम एंड द रूट, इट इंक्रीजेस द थिकनेस और girth of the plant and is responsible for सेकेंडरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम आपको प्राइमरी ग्रोथ है और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे प्रेजेंट है और लेटरल मेरिस्टेम गिर्थ बढ़ाने का काम करता है, साइड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टेंडन आपको यहाँ पे कॉलम बना करके बताया गया है। यूजुअली जब डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसी तरह से बॉक्स में कॉलम बना करके पॉइंट वाइज लिखें, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इसमें इजीली जो है जिनको चेक करना रहता है वो इजीली समझ जाते हैं। तो इस तरह से सिस्टमेटिक तौर पे लिखने से ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन बनता है, ठीक है। तो पहला है कि टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल से बोन को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। 2 हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट,
ठीक है, जैसे सीमेंट से 2 ईंटों को जोड़ा जाता है ना। और मसल से बोन को जोड़ने का काम टेंडन करता है, ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। टेंडन टफ और इनएलास्टिक होता है, ज्यादा मतलब इसमें खिंचाव नहीं हो सकता है, जबकि लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बोन, वाइल लिगामेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ये जो है आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है ना, चैप्टर से रिलेटेड। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, किस चीज का डायग्राम है आप देख रहे होंगे। ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है, एक भूतनी का डायग्राम है, भूतनी के बाल वाले स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन का डायग्राम है, ठीक है। चुड़ैल को के बाल, आपको झाड़ू वाली चुड़ैल याद आ रही है या नहीं आ रही है? तो कुछ इस तरह से सोच करके पढ़िए तो ज्यादा इजीली याद रहेगा, ठीक है ना। A neuron consists of a cell body, साइटन, जिस सेल बॉडी भी कहते हैं, आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। डेंड्राइट एंड एक्सॉन, इसके 3 मतलब मेन पार्ट होते हैं। सेल बॉडी जिसको साइटोन के नाम से भी जानते हैं, ऊपर में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं आप देख रहे होंगे, तो वो डेंड्राइट कहलाते हैं। जबकि एक लंबा एक डेंड्राइट वाला पोर्शन जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। डेंड्राइट जो है वो इम्पल्सेस को रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसको जो है पास करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में मैसेजेस को रिसीव करता है। द सेल बॉडी प्रोसेसेस देम एंड द एक्सॉन ट्रांसमिटेड द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के बीच में एक हल्का सा गैप पाया जाता है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज, मतलब कि बॉडी पार्ट्स में जो मसल में जैसे आप के जो मैसेज आता है, हम लोग इन्वायरमेंट से हमारा बॉडी जो है जिस भी मैसेज को रिसीव करता है उस हिसाब से काम हमारा बॉडी करता है, और वो मैसेज जो है ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से, ठीक है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। दिस अलाउज फॉर रैपिड कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी, और इस तरह से मैसेज के ट्रांसफर होने से हमारा बॉडी जो है एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। तो डायग्राम को आप ध्यान में रखेंगे और आराम से आंसर आप ले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन देयर शेप एंड फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, वो मोस्टली जो है हमारे बॉडी का कवरिंग बनाते हैं और इंटरनल ऑर्गन का कवरिंग बनाते हैं, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन को कवर करने का काम, और बाहर से हमारे बॉडी सरफेस को, ये जो हमारी स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, तो कवर करने का काम करते हैं, और इसीलिए जो है ये मोस्टली एक लेयर के बने हुए होते हैं। और इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनके शेप जगह के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। तो बेस्ड ऑन द शेप एंड फंक्शन इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम, कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड अलाउज डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेज, जैसे कि लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल में और एल्वुलाई में ये पाए जाते हैं। अब वहां पे क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं या मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम में परिभाषा छिपी हुई है। ये मेरे किसी भी, या तो आप मेरे बायो के वीडियो को देख रहे हो या हिंदी के वीडियो को देख रहे हो, मैं ये सेंटेंस बार बार दोहराती हूँ कि नाम में परिभाषा छिपी हुई है। अगर आप मेरे हिसाब से आप गौर करके देखिए कि अगर आपको टर्म्स याद होते हैं और टर्म्स की मीनिंग आपको पता होती है, तो यू कैन इजीली डिफाइन द थिंग्स। इस चीज को गौर कीजिए, ठीक है ना। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या हो जाएगा, मेड अप ऑफ क्यूब शेप सेल्स, और इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन, कुछ भी सिक्रीट, यानी कि एंजाइम जैसे सिक्रीट करना होता है ना, ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो सिक्रीशन का काम और एब्जॉर्प्शन का काम जहाँ पर होता है वहां पर मोस्टली क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं, जैसे कि किडनी ट्यूबल्स और ग्लैंड में। यही क्वेश्चन आपका, ये 2 टाइप अभी पढ़ा, और इस स्लाइड में अगले 3 टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, कंपोज्ड ऑफ कॉलम,
कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम शेप्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो कॉलम किसको बोलते हैं कि टॉल पिलर लाइक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉलम जो हम लोग बनाते हैं स्केल से खींच खींच के बनाते हैं ना, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि ऐसा एपिथेलियम जिसमें कि जो सेल्स होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके जो सेल होते हैं वो कॉल्यूमिनार होते हैं और इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। देखिए कॉल्यूमिनार में भी कॉलम लाइक पिलर लाइक सेल्स होते हैं और यहाँ भी पिलर लाइक सेल्स हैं, लेकिन इसमें सीलिया भी प्रेजेंट है। ये इतना डिफरेंस है। सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस सो दैट इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ओविडक्ट। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है? गैसेज को पुश करना होता है और ओविडक्ट में जो है वो एक को पुश करना होता है, और वो पुश करने में हेल्प कौन करता है? सीलिया। अब लास्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड में जो प्रेजेंट होंगे स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन। अब ग्लैंड है तो सिक्रेट करेगा कुछ ना कुछ। इट फॉर्म्स ग्लैंड दैट सिक्रेट एंजाइम्स, हार्मोन एंड म्यूकस। ठीक है, तो इस तरह से 5 तरह के आपको एपिथेलियल टिश्यू हुए, उनका अलग अलग पोजीशन और फंक्शन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फाउंड इन द प्लांट। ये जो एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा वो तो आपको, और उधर न्यूरॉन आपने पढ़ा, ये आपको एनिमल टिश्यू हुए। और अब प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू आर formed from meristematic tissue when cells lose the power of डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू में होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, वाइल परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और ये जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और अब ये सिंपल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है वो एक ही तरह के सेल के मिलने से बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा जो होता है वो स्टोरेज करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलेनकाइमा जो होता है वो फ्लैक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड कराता है, उसके डिफरेंट पार्ट को, और सपोर्ट देने का काम करता है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो है कंप्लीटली डेड टिश्यू होता है, और ये जो है इसीलिए स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है परमानेंट टिश्यू का ही टाइप, complex permanent tissue. Complex permanent tissue, it is made up of different types of cells, so that it is known as complex. ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू है, लेकिन कि ऐसे हम लोग टिश्यू का जो डेफिनेशन जानते हैं उसमें क्या जानते हैं कि एक तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलर सेल के बने होते हैं, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स के मिलने से ये टिश्यू बनते हैं, और इसीलिए इनका नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और ये मोस्टली 2 तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है प्लांट में? जाइलम प्लांट में वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इस तरह से परमानेंट टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इस तरह से हमारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट रिपीटेड ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अब हम लोग जो है अपने तीसरे चैप्टर पे आते हैं, जो कि है हमारा फूड एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसका पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स यानी कि 3 पॉइंट कम से कम हमारे जाने चाहिए। क्वांटिटी, नंबर और सोर्स। तो इन 3 बेसिस पे हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को में अंतर बताएंगे। क्वांटिटी, मैक्रोन्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है ना, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल। ठीक है ना, तो जो अधिक मात्रा में चाहिए, जो न्यूट्रिएंट प्लांट को अधिक मात्रा में चाहिए, उनको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जबकि जो न्यूट्रिएंट
प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल। और नंबर, देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, एन, पी, के, सी, एम, जी और एस। ठीक है, नाम भी आपको मतलब दिमाग में रहने चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, देयर आर 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट 7 होते हैं, एफ, बी, एम, एन, बी, बोरोन, जिंक, सी, यू, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, तो नाम के साथ ये दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा 6 और 7। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और सोर्स क्या है, बोथ आर इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड आर प्राइमरी एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्रॉम द सॉइल। मोस्टली जो है ये सारे जो है आपको सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दिमाग में आपको रखने हैं। नेक्स्ट हम अपने प्रश्न पे आते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न याद है आपको? तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप सिमुल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड पे 2 और 2 से अधिक फसल को उगाई जाती है इन अ डिफिनिट पैटर्न, एक तरीके से। ठीक है ना, इसमें मतलब एक तरीके से एक रो पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इट इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रिवेंट्स पेस्ट और डिजीज फ्रॉम द स्प्रेडिंग टू ऑल प्लांट्स ऑफ वन क्रॉप। और इससे फायदा क्या होता है कि अधिक से अधिक जो न्यूट्रिएंट सॉइल में पाया जाता है किसी भी जगह पे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और अगर मान लीजिए उस जमीन पे खेती करने से किसी तरह का के कीड़े वहां पे हैं जो कि किसी एक फसल को डैमेज करें भी, तो कम से कम दूसरी फसल किसान की बच जाए। ठीक है ना, तो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न का एक्चुअली जो है वो लाभ यही है, उसको फॉलो इसी वजह से करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, व्हाट इज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट से मतलब आप क्या समझते हैं? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट मीन्स डेवलपिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज विथ बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छी गुणवत्ता के साथ, अच्छे गुणों के साथ ज्यादा से ज्यादा फसल उगाना। ठीक है ना, यही क्रॉप का वेराइटी का इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है। और इस हायर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, बेटर क्वालिटी, एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। अधिक से अधिक फसल मिल सके किसान को, जो फसल उगे उसमें बीमारी कम से कम लगे, तब फसल अपने आप उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाएगी, क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो, और साथ ही साथ वो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट को भी वो फसल मतलब झेल सके। ठीक है ना, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के द्वारा इन सारे चीजों को हम लोग, इन सारे मतलब एम को, उद्देश्य को पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, राइट एनी 2 ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है? तो एनिमल को जब हम लोग पालते हैं, खेती करना, पशुपालन करना जो भी किसान भाई हमारे करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट। खाना और दूसरी चीजें जो एनिमल से हमें प्राप्त होती है उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, तरीके से कैसे उनको कितना खाना दिया जाए, मतलब एक अंदाज से कर देना अलग चीज है, लेकिन तरीके से सिस्टम को समझ के कि क्यों, क्या और कितना किसी को अनाज देना चाहिए, न्यूट्रिएंट कौन सा न्यूट्रिएंट देना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं है कि हेल्दी डाइट होना चाहिए, बल्कि प्लांट्स और एनिमल को भी अगर हम हेल्दी डाइट देते हैं तो उनसे हम लोग अधिक मात्रा में फूड प्राप्त कर सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस यही है कि प्रोवाइड्स मिल्क, मीट, एग और वूल। एनिमल जो हम लोग पालते हैं तो क्या क्या चीज के लिए पालते हैं कि उससे हमें मिल्क, मीट, एग और वूल प्राप्त होता है। इंक्रीज फार्मर्स इनकम, और इस तरह से किसानों का जो है इनकम बढ़ जाता है। इम्प्रूव रूरल एम्प्लॉयमेंट, और ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, मतलब काम बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री का किसानों के और गांव के विकास में काफी योगदान होता है। अब अगला प्रश्न आता है, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग के 3
एडवांटेज मतलब लाभ आपको बताने हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग मतलब कि अलग अलग तरह के फसल के बीजों को मिला करके और जो हम लोग फसल उगाते हैं मतलब कि हमारे किसान भाई उगाते हैं, उसको हम लोग मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कंप्लीट क्रॉप फेलियर, अगर किसी कारणवश कोई उस जमीन पर कोई एक फसल ना उग पाई तो भी ऐसा ना हो कि किसान पूरी तरह से किसान की खेती नष्ट हो जाए, और इसलिए उस मिक्स क्रॉपिंग में मतलब एक नहीं भी उपजा तो दूसरा उपज जाएगा, तो कम से कम कुछ भरपाई तो होती रहेगी। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। कंट्रोल से स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, इंक्रीजेज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। और इस तरह के किसी भी पैटर्न को फॉलो करने का अंतिम उद्देश्य तो यह हमेशा यही है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। नेक्स्ट अब हम लोगों का आते हैं अगले अपने प्रश्न पे। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। डिफरेंट मेथड, कैसे हम लोग क्रॉप फसल की वेराइटी का इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक्स क्या है। तो वो जो है ये पहला हमारा टेक्निक होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ये वर्ड आपने बहुतों बार सुना होगा, आजकल काफी कॉमन है, बहुत दिनों से काफी कॉमन रहता है। तो इसमें एक्चुअली किया क्या जाता है, कैसे क्यों उसको हाइब्रिड कहते हैं, तो इसका कारण जानिए कि इसमें क्या किया जाता है कि क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल ट्रेट। अगर अपने पे नेचुरली छोड़ दिया जाए तो नेचर जो है एक तरह के ही प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा और उसके बाद जो है प्रोडक्ट बनेंगे, फ्रूट डेवलप करेंगे, फसल डेवलप करेंगे। लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट मतलब कि जिनका जेनेटिक कैरेक्टर अलग अलग है, ऐसे प्लांट को आपस में फ्यूजन कराया जाए ताकि लैब में मतलब आर्टिफिशियली, ताकि डिजायरेबल जो हमारा मनचाहा कैरेक्टर है उसको हम लोग पा सकें। ठीक है ना। दूसरा है सिलेक्शन, चूजिंग प्लांट्स विथ बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही फील्ड में बहुत तरह के एक फसल के बहुत प्लांट उगे रहते हैं, उसमें से जो अच्छा फल वाला जो पौधा होता है उसके फल को अलग करना और उससे बीज को रखना। ठीक है ना। बहुत बार आप सिंपली देखा होगा आप लोगों ने कि जो किसान होते हैं वो हमारे किसान भाई जो फसल अच्छी होती है उनकी, उसके कुछ पेड़ के कुछ फलों को रख लेते हैं ताकि उसके बीज को अगले सीजन में वो एज अ मतलब सीड बीज उपयोग कर सकें। तो ये हुआ सिलेक्शन, सेलेक्ट करते हैं कि बेहतर फसल वाला, बेहतर फ्रूट देने वाला पौधा कौन सा है। ठीक है ना। ये सब नॉर्मल प्रोसेस है जो हर किसान भाई, चाहे तो वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी होगी, आप तो पढ़ रहे हैं फिर भी आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। ज्यादातर जो प्रॉपर खेत में काम करते रहते हैं ना, उन्होंने इतनी चीजें पढ़ी नहीं होती है, उनको अनुभव होता है, तो वो उस तरीके से वो काम करते हैं, तो वो सिलेक्शन कहलाता है। तीसरा है डिजीज रेजिस्टेंस, डेवलपिंग वेराइटीज रेजिस्टेंस टू द पेस्ट एंड डिजीजेज, ताकि अधिक से अधिक मतलब उत्पादन हो सके, उसपे कीड़े मकोड़े ज्यादा नहीं लग सके। बेटर एडेप्टेबिलिटी, वेराइटीज सूटेड टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि वो जो है ना, अगर क्लाइमेट में कुछ डिफरेंस आए भी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी हो, तो वो उसको झेल सके। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड टेस्ट। तो 5 जो है ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, डिजीज रेजिस्टेंस, बेटर एडेप्टेबिलिटी और इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक्सप्लेन एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। पहले भी हमने बात की, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, पोल्ट्री एंड फिश। इन तीनों की चर्चा आपके चैप्टर में है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो provides food like milk, meat, egg, increases farmers' income, generate employment, improve qualities of breeds, supports agricultural sustainability. नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डिस्क्राइब डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न
मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। अभी हमने 3 मार्क्स वाले प्रश्न में भी इसको अलग अलग से देखा था। अब यहाँ पे आपको 5 मार्क्स में ये इकट्ठे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इकट्ठे आएगा तो हम लोग इकट्ठा लिखेंगे तो अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर टू रिड्यूस रिस्क। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स इन अल्टरनेट रो पैटर्न, ठीक है ना। इसमें मिक्स क्रॉपिंग में मतलब अलग अलग तरह के फसल के बीजों को मिला दिया जाता है और कहीं पर कुछ भी मतलब इधर उधर रेंडमली बो दिया जाता है। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि रो फिक्स होता है कि इस रो में इस प्लांट को लगाएंगे, इस रो में इस प्लांट को लगाएंगे। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। एक समय तक एक फसल लगा करके दूसरे समय में दूसरे फसल लगा दी जाती है सीजन के हिसाब से, ताकि खेत कभी भी खाली भी ना रहे और न्यूट्रिएंट जो है वो मैनेजेबल रहे, ठीक है ना। These patterns helps in better utilization of resources and pest control. इस तरह से हमारा ये तीनों चैप्टर का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। और आशा है इस वीडियो से आप लोगों को लाभ होगा। अगर लाभ हो और फायदेमंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे वीडियोज को भी देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। धन्यवाद।